नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मात्रक और मापन का पार्ट नंबर 4, जो कि पहले पढ़ चुके थे। यह है 5वां और इसमें हम पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, फिर वह होते हैं अंकों को पूर्णांकित करना, उनको किस प्रकार से किया जाएगा, उसके नियम बहुत से उसके लिए नियम है। और अंत में हम पढ़ेंगे विमाएँ और विमाएँ कैसे फाइंड आउट करती है और यह कब काम आती है, किस प्रकार से काम आती है। तो बिना कुछ विलंब किए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके पहले प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे समय समय पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या कहते हैं कि भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। अब कोई भी भौतिक राशि है, अब चलो इसके नियम ही पढ़ते हैं, इसको छोड़ो, डेफिनेशन छोड़ो, आगे चलते हैं अपन सीधा से मेन मुद्दे की बात आती है कि सभी पहला नियम, इसके नियम इसके इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें लेना देना। नियम पहला क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट, जैसे 1 से लेके 99 तक, ठीक है। तो वो सभी अपने 1 से लेकर 9 तक मान लो, फिर उनसे जो भी बनेंगे वो सभी अपने अशून्य अंक होते हैं। 0 के अलावा जितने भी अंक है ना, वो सभी अशून्य अंक है अपने, तो ये मान के चलो। अब ये देखो 5678 है, तो इसमें देखो सार्थक अंक क्या है, सभी अशून्य अंक है जी, बिल्कुल है। अब देखो 1 2 3 4, तो सार्थक अंक क्या हुआ अपने 4। इसी प्रकार जिसमें देखो 4 3 2, सार्थक अंक 3, ठीक है। तो कहने का कुल मिला के बात यही है कि नॉन जीरो डिजिट के अलावा जितने भी नंबर है वो सभी सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। और अब देखो आगे दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाली सभी संख्या, फिर चाहे वो 0 भी हो, 0 क्यों ना हो, सार्थक अंकों की गणना में आते हैं। अब देखो पहला नियम था अपना कि नॉन जीरो डिजिट के अलावा, सॉरी 0 डिजिट के अलावा जितने भी अंक हैं वो सभी सार्थक अंक है। और इसमें क्या है कि यदि कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 1 और 2 नॉन जीरो डिजिट है, इनके मध्य चाहे फिर कितने भी शून्य आ जाए, कितने भी आ जाए, असंख्य हो, चाहे असंख्य 10 15 20 25 हज़ार, वो सभी काउंट किए जाएंगे अपने सार्थक अंक में। अब जैसे इसमें है 122 है, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में 0 डिजिट है, ये देखो ये वे, तो ये भी इसमें काउंट आएंगे, काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 कितने आ गए अपने 4, सार्थक अंक क्या आ गए 4। अब इसी प्रकार से ये है 1.00076। अब वही अपना ये नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो, लेकिन बीच में अपने पास 0 डिजिट है, तो ये कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने पास सार्थक अंक क्या आ गए 6। इसी में देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इन दोनों के मध्य 0 है, ये दोनों क्या है नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों में नॉन जीरो डिजिट है, तो ये जो 0 है ये भी इसमें काउंट आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट हो गए, तो इसका सार्थक अंक क्या हुआ अपना 6, ठीक है। तो अपना 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम देखते हैं। यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ तथा अशून्य अंक के बाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक में नहीं होते हैं। अब इसको डेफिनेशन अच्छे से देखो कि यदि संख्या 1 से छोटी हो, अर्थात 1 से छोटी होगी तो इस टाइप से होगी, ये 1 से छोटी है, और दशमलव के राइट साइड ये देखो, ये दशमलव इसके दाईं तरफ तथा अशून्य अंक के बाईं तरफ, ये 2 अशून्य अंक है, इसके बाईं तरफ जितने भी शून्य अंक है वो सभी सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि ये 2 ही सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये अपने सार्थक अंक नहीं होंगे, ओनली ये 2 ही इसके सार्थक अंक होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाता तब ये पूरे के पूरे अपने सार्थक अंक में इंक्लूड हो जाते। इन सब को अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। हो गया। अब चलते हैं नियम नंबर 4 पे। यदि दशमलव बिंदु के अंतिम शून्य के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक की गणना में किए जाते हैं। देखो ये नियम था, इसको जस्ट एडवांस लेवल आ गया ये, मतलब कि इसमें एडवांस लेवल चलता जा रहा है। ये था, यहाँ तक हमें पता था कि नॉन जीरो डिजिट के बाईं तरफ जितने भी अंक है, शून्य अंक है, वो सभी को अवॉइड करना है, वो कोई भी सार्थक अंक में नहीं आते हैं। लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के दाईं तरफ यदि कोई अंक है, वो भी शून्य वाला, तो वह सार्थक अंक में इंक्लूड होते हैं। जैसे 8 हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन 0 0 ये दोनों जीरो डिजिट है। तो ये देखो 8 से स्टार्ट किया, 1 2 3, क्या आ गया अपने 3 सार्थक अंक आ गए। इसी प्रकार से इसमें देखो, इनको लेना नहीं है, 5 और 0 कितने आ गए, 1 1 2 आ गया अपने पास 2 सार्थक अंक इसके पास है। अर्थात हमें क्या मिला, इससे सीखने को ये मिला कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे अर्थात उसकी दाईं तरफ जितने भी शून्य है वो सभी सार्थक अंक में इंक्लूड होते हैं, और अगर बाईं तरफ है तो वो सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होती है, बशर्ते वह 1 से छोटी होनी चाहिए संख्या। ठीक है, अगर 1 से बड़ी होगी तो वो तो नियम नंबर 2 के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। ये क्या कहता है भाई, ये देखते हैं, पूछते इससे कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब देखो कि ये है अपना नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब इसके दाईं ओर 0 है, इन सभी को अवॉइड करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो पिछले वाले में भी था, लेकिन पिछले वाले में क्या था कि 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए। ये 1 से छोटी, 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए, समझे। तो अब ये 1 से छोटी संख्या नहीं भाई, ये तो देखो 10,000, ये तो बहुत बड़ा, 10,000 गुना बड़ा है उससे 1 से। तो इसके आगे जितने भी शून्य होंगे वो सभी अवॉइड कर दिए जाएंगे। ओनली इसमें सार्थक अंक क्या हुआ, 1 हो गया। अब इसमें देखो, अब ये पता नहीं कितनी लंबी डिजिट है, लेकिन हमको तो क्या देखना है कि नॉन जीरो डिजिट के आगे चूँकि यह 1 से बड़ी है तो इन सभी को अवॉइड करेंगे और इन्हीं को ही हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये 5 क्या हो गए अपने सार्थक अंक। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना छठा नियम क्या कहता है। छठा नियम क्या कहता है कि अंतिम अशून्य राशि के दाहिनी ओर आने वाले सभी 0 सार्थक अंक लिए जाते हैं यदि उन्हें मापन द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये देखो ये क्या कहना चाहता है, दोबारा से देखते हैं। हाँ जी, ये कह रहा है कि अंतिम अशून्य राशि के दाहिनी ओर आने वाले सभी 0 सार्थक अंक के लिए काम में लिए जाते हैं यदि उन्हें मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो यही इसमें काम की चीज़ है, मापन द्वारा, मतलब उसके आगे कोई ना कोई यूनिट हो। ठीक है, जैसे 1.086 सेमी, मतलब इसको मापन द्वारा प्राप्त किया अपन ने भाई, ये कोई अपने पास लकड़ी का गुटका था छोटा सा, कोई भी कुछ भी मान लो, उसकी लंबाई थी ये। अब इसका सार्थक अंक कितना होगा, तो इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें ये भी काउंट होगा। इस वाले नियम में क्या था कि हाँ इसमें भी ये काउंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1 से छोटी थी, लेकिन इसमें क्या है ये 1 से बड़ी होते हुए भी क्योंकि यह मापन द्वारा प्राप्त की गई है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4, कितनी होगी 4। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो एक और एग्जाम्पल कि 1
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बीच की डिस्टेंस अपनी 4050 मीटर है। हमें पता है कि इसकी सार्थक अंक क्या हो गया 4। अब ये जो 0 है ये भी इसमें इंक्लूड होगा। अब इसको यदि मैंने किलोमीटर में चेंज किया तब भी इसके सार्थक अंक वही रहेंगे, इसको सेमी में चेंज किया तब भी इसके सार्थक अंक यही है। अब ये क्यों नहीं होंगे, ये चीज़ हम इससे जस्ट आगे वाले नियम में देखते हैं। आओगे कि किसी भौतिक राशि के मापन में 10 की घात को सार्थक अंकों में काम में नहीं लिया जाएगा। तो ये देखो 2.3 गुणा 10 की घात 15 है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। तो इसमें सार्थक अंक क्या हुए 2.3 में 1 और 2 हो गए। इसी प्रकार इसमें देखो 1 2 3 4 सार्थक अंक अवॉइड क्या किया 10 की घात 29 10⁻29 को हमने अवॉइड कर दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 7 नियम था, इसका लास्ट नियम देख लो फटाफट से कि भौतिक राशि में दशमलव की स्थिति बदल देने पर भी सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहाँ पे दशमलव था, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है और इसमें है ही नहीं। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन सभी में सार्थक अंक क्या हुए अपने 4। दशमलव चाहे कहीं पे भी हो सार्थक अंक अपने चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन सेट देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन सेट है ये, इसमें मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी इसमें कितने सार्थक अंक है। ठीक है, देखते हैं। इसमें देखो ये रहा, इसके पहले जो भी आए थे उसको अवॉइड करना था। तो इसमें कितने हुए सार्थक अंक 1। ठीक है, नहीं चलो एक काम करो आप 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन है ना, ये आप मुझे कमेंट करके इनका आंसर बताना है कि सर इसमें इतने सार्थक अंक आएंगे और इसमें इतने सार्थक अंक आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि तभी मैं आगे मेरे को सेटिस्फिकेशन होगी कि चलो मेरा बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इनके आपने अच्छे से आंसर दे दिए तो कोई कहीं भी सार्थक अंक कैसा भी दे दो, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब आते हैं अपने अंकों को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। ये देखते हैं, इसके भी वही नियम है, 5 नियम इसके। वो नियम देखते हैं क्या क्या नियम, इसके नियम क्या कहते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि किसी संख्या को सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तन करने के लिए समीपता यानी अप्रोक्सीमेशन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि समीपता का सिद्धांत क्या है? तो समीपता का सिद्धांत सेम वही है जैसा कि आपका पड़ोसी है, आपने उससे पैसे ले लिए। ठीक है, तो चलो आपने दोस्ती में ऐसे कह दिया कि यार चलो मैंने 99 रुपये लिए थे 99, चल यार तू 100 रुपये ले ले, 1 रुपये मैंने तेरे को ऐसे ही दे दिए। तो ये जो पड़ोसी वाला जो सिद्धांत है, समीपता अप्रोक्सीमेशन का सिद्धांत है, वही आपका इसी में काम आने वाला है। आपका पड़ोसी इसमें काम आने वाला है। तो देखो, पहला नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके दाईं ओर का अंक 5 से कम है, ये ध्यान देने वाली बात है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है कि 5 से कम है तो पूर्णांकित करते समय यह संख्या परिवर्तित नहीं रहेगी। अब ये देखो 10.42, ये 2 क्या होता है सभी को पता है कि 5 से छोटा होता है। तो 5 से छोटा होता है तो यह संख्या कोई परिवर्तित नहीं होगी। अब इसमें देखो 3.32 है। अब ये जो 2 है, फिर से हमें पता है कि 5 से छोटी है तो ये भी संख्या कोई परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका नियम नंबर पहला, समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उसके बाद आने वाला अंक 5 से अधिक है। पहले वाला क्या था 5 से कम, 5 से अधिक है तो पूर्णांकित करने वाले अंक को 1 जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया कि अब ये सीधा से एग्जांपल देखो ना यार, क्यों लफड़े में पड़े। 5.68 है, अब 8 हमें पता है कि 5 से बड़ा है। ठीक है,
8 हमें पता है कि 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 था, 6 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 5.7। ये आपका दूसरा नियम कंप्लीट। अब जैसे ये है 6.87 है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ा तो ये कितना हो जाएगा 5.9। 8 के अंदर 1 जुड़ा 9 हो गया, तो ये आपका अंक पूर्णांकित हो गया। अब देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक 5 है एवं इस अंक के बाद 0 आता है तो पहली वाली संख्या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, इसका एक कंडीशन ये होगी। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि संख्या 0 से बड़ी है तो पूर्णांकित करने के लिए संख्या 1 जोड़ देंगे। तो ये क्या था कि यदि कोई भी, जैसे ये 5 है, 5 के आगे क्या है 0 आता है, 0 आ गया भाई, तो ये संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या परिवर्तित रहेगी, यानी सेम ये की यही अपने लिख देंगे। ये वाली है, इसमें क्या हो जाएगा ये 15.7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 0 है। ये 5 था, क्योंकि यहाँ पे देगा भाई पूर्णांकित करने वाला अंक 5 है, तो 5 के जस्ट आगे अगर 0 आता है तो वह संख्या परिवर्तित रहेगी, यानी इसमें ना तो कुछ जुड़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अब ये देखो दूसरे वाले क्या है कि यदि संख्या 0 से बड़ी है तो पूर्णांकित करने के लिए 1 जोड़ देंगे। 3.452, यहाँ पे 5 के आगे क्या है 2, जो कि 0 से बड़ी होती है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा ये +1 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। इसी प्रकार से ये देखो 3.8। क्यों, क्योंकि ये 1 0 से बड़ी है, ये इधर +1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया ये 15.8। ठीक है, ये हो गया आपका नियम नंबर 3 समाप्त। अब देखो अगला नियम क्या कहता है कि यदि पूर्णांकित किया जाने वाला अंक 5 है एवं इस अंक से पहले कोई विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और यदि वही संख्या अगर सम होती है तो वह अपरिवर्तित होती है। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल क्या है कि 3.750, 5 क्या कि 0, लेकिन 5 के पहले क्या है विषम संख्या है, और ऊपर आपने ये हो गया, और तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसमें 1 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे 0, इसके पहले विषम संख्या है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा 3.8, क्योंकि यहाँ पे +1 हो जाएगा। सेम ये का यही प्रोसेस इसमें हो जाएगा, इसके +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 संख्या है, क्योंकि एक विषम संख्या है तो 18.2, यहाँ पे सम संख्या है तो यह अपरिवर्तित रहेगी। ये भी सम संख्या है 18.2। ठीक है, हो गया। अब इसमें भी क्वेश्चन सेट है, ये क्वेश्चन सेट आप लोगों को करना है भाई, कमेंट करना मेरे को कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका वो क्या बोलते हैं टॉपिक ख़त्म हुआ है, चैप्टर अभी थोड़ा और बाकी है, हालांकि इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप आई बटन पे जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखो विमाए डायमेंशंस क्या होती है, देखो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए मूल मात्रकों के प्रतीक चिन्हों पर लगाई गई घातें विमाएँ कहलाती है। ठीक है, कि जैसे कोई भी अपनी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ठीक है, मूल मात्रक के अलावा। अब हमें पता है कि चाल एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक हमें पता है कि इसका सूत्र क्या होता है कि दूरी बटा समय। ठीक है, ये होता है, दोनों ही क्या है फंडामेंटल अपने यूनिट्स है, मूल मात्रक है। हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है दूरी, उसको डिस्टेंस में कवर करते हैं, इसको अपन किस में लेते हैं लेंथ में, और समय को लेते हैं अपन टी में। टाइम कहने का मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो ये आपका मूल मात्रक में इसको डिनोट किया है। अब इसके नियम है, अब जैसे इसको मैं बनाना चाहूँ, जैसे ML1 ये ऊपर जाएगा, ये T-1, समझ में आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके नियम अपन ने पढ़े ही नहीं। तो पहले अपन इसके पहले
4-5 नियम है जो अच्छे से इसको कवर करते हैं। देखो, विमीय सूत्र संबंधित महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम क्या कहता है कि सर्वप्रथम व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल मात्रक में बदलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मूल मात्रक में इसको बदल दिया। अब देखो कि मूल मात्रकों के प्रतीक चिन्हों को इंग्लिश में कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे लंबाई को एल, लेंथ, टाइम टी, समय, टेम्परेचर ताप, विद्युत धारा ए क्या होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और द्रव्यमान होता है एम, और पदार्थ की मात्रा को मोल। ठीक है, उसको बड़े ब्रैकेट से हमेशा बंद करेंगे। हाँ, ये देखो ये टी नहीं होगा, यहाँ पे ये के है, के फॉर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का के फॉर केल्विन। अब आगे क्या है कि विमीय सूत्र लिखने के पश्चात, विमीय सूत्र लिखने के पश्चात इन्हें बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है, जिसे विमीय समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बड़ा कोष्ठक में इसको पैक कर दिया। जैसे ये रहा MLT, अधिकतर हम MLT को ही काम में लेते हैं। M मतलब मास, लेंथ और टाइम। इनके ऊपर जो जितनी भी घात वगैरह होती है पावर्स, जिस मात्रक वो एग्जाम्पल के अनुसार अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो इनको देखो कि इसकी फंडामेंटल इसके रूल्स क्या क्या है। जैसे एक्स है कोई राशि, ठीक है, उसमें विमा एम की, मास की विमा क्या ए, लंबाई की विमा है बी। विमा का मतलब है कि घात कितनी है, उसके ऊपर घात कितनी है। समय की विमा सी, तो इसका विमीय सूत्र क्या जाएगा MLT। एम की थी ए, एल की थी बी, टी की थी सी। इसको बड़ा कोष्ठक में इसको पैक कर दिया। ठीक है, अब देखो किन्हीं दो विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे एक विमा ये रही, एक विमा ये रही। अब इनको जोड़ा, हम इनके घातों को जोड़ भी सकते हैं और इनको घटा भी सकते हैं। ठीक है, इन सभी का हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। और आपको ये जो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दिन का टाइम रहता है तो आप जानते हो कि पशु पक्षी चहचहाट करते रहते हैं। अब इनको तो कोई चुप करा नहीं सकता भाई। ठीक है, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा कर देना, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे ये है कि दो समान अनुपात के भौतिक राशियों के तथा संख्यात्मक मान की जो संख्यात्मक मान की कोई विमा नहीं होती, अर्थ है यह विमाहीन कहलाती है। जैसे कोण विकृति, मतलब कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। जैसे प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है, तो आप जानते हो कि 3 × 10⁸ क्या है, आगे मीटर पर सेकंड लगाओगे तब जाके आप उसकी विमा बता पाओगे। अब जैसे कोण है, जैसे 5 डिग्री दे दिया तो डिग्री का कोई नहीं होता है। विकृति है, विकृति क्या होती है कि वास्तविक लंबाई, विकृति होती है जैसे वास्तविक लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन। तो वास्तविक जो लंबाई होती है इसकी वो भी एल में आएगी, वो भी मीटर में आएगी, और लंबाई में जो परिवर्तन आएगा वो भी मीटर में आएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास 0 बचेगा। तो वो जो 0 है वो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कुछ भी अपने पास नहीं मिला। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी विमाहीन राशि होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे अपने, प्रत्येक सूत्र का, प्रत्येक राशि का आपको विमाएँ समझाई जाएगी। निश्चिंत रहिए, बस आपको इनके थोड़े बहुत सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे, इनके सोल्व करते हैं, इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं इनमें। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन सीधा सा ही, चाल, जिसको हमें पता है कि दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है दूरी बटा समय होता है। तो जो दूरी होती है वो मीटर में, उसका मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसके ऊपर घात कितनी है भाई, मीटर के ऊपर घात 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो अब मैं इसको मीटर की पावर 1 अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस वाला 1 था वो ऊपर जाते ही माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस के 4 हो तो ऊपर जाते ही माइनस के 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया। ये क्या थी अपनी एम, मतलब उसमें अब जैसे हमें पता है कि MLT। ठीक है, मोस्ट ऑफ हमें ये लेना रहता है 99%। और विशेष केस के अंदर जैसे अगर ताप आ जाए तो ताप का केल्विन लिख देंगे।
बड़े ब्रैकेट में इसको पैक कर दिया। यहाँ तक काम कंप्लीट। अब काम आता है, अब आप ये मत कर देना कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, ये एक यहाँ पे चेप दिया, चिपकाना नहीं है। ये एम होता मास, ये लेंथ और ये टाइम। टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम। टेम्परेचर का तो केल्विन आएगा। तो अब इसमें मास कुछ नहीं है तो ये 0, ठीक है। मीटर है यानी कि 1 है, मीटर की घात, और टाइम की कितनी है, -1 है। तो ये इसका v में सूत्र हो गया। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, LT इनवर्स, क्योंकि m कोई भी घात होती है अगर उसकी पावर 0 हो तो वह 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी घात हो गई 1, L के ऊपर 1, भाई जिस पे कुछ घात नहीं होती वो 1 हो गई, और इसकी T इनवर्स है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई कहीं कुछ भी गलत नहीं है। अब देखो एक और एग्जांपल, बल। हमें पता है F इज इक्वल टू होता है ma। m क्या है यहाँ पे, अब देखो m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण, ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है ये भी देखना है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रखो आप, तो मैं कह रहा हूँ कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। त्वरण है, त्वरण का क्या होता है, विस्थापन बटा वेग बटा समय, ठीक है। और वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय बटा ये वाला जो समय आएगा, ये भी समय हो गया। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापन बटा समय का स्क्वायर हो गया। तो ये त्वरण का सीधा सा सूत्र यहाँ से ये निकाल लिया अपन ने। क्यों, त्वरण का सूत्र पहले क्या था, वेग बटा समय। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय, दोनों एक ही चीज़ है। अब जब हमें पता है कि यदि 1, 2, 3 और 4 हो, ऐसा कुछ हो, तो ये हो जाता है 1/2 गुणा 4/3, यानी कि ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि यदि इसके नीचे में 1 लिख दूं तो ये इससे गुणा हो गया और ये इससे गुणा हो गया, तो ये विस्थापन बटा समय स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो त्वरण का ये हो गया, द्रव्यमान इस मास जो इसके साथ गुणा में है, मास क्या है इसके साथ, ये इसका मल्टीप्लाई में है। अब कहीं कुछ नहीं करना, मास का हमें पता है क्या होता है, kg, ठीक है। इस मल्टीप्लाई विस्थापन होता है वही लेंथ L, मीटर में होता है मीटर, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखो लिखते MLT हो गया। अब ये मास कितना है, इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है जी, हमने 1 लिख दी। मीटर पे घात कितनी है, 1 है, ये भी 1 लिख दी। अब टाइम सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2। तो आपको वैसे इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, L1 T-2, ठीक है। ये हो गया आपका बल का विमीय सूत्र समाप्त, ठीक है। अब मैं आपको वो तो लास्ट में दूंगा कि निम्न में इन सभी के विमीय सूत्र आप मेरे को डिराइव करना है, कॉपी कैसे नहीं करना है। वैसे कॉपी करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें। वो गाना आता ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो वही होगा। कॉपी नहीं करना है, एक एक को समझ के करना है। पुस्तक आपके पास है तो पुस्तक का इस्तेमाल सूत्र याद करने के लिए कर सकते हो, विमीय सूत्र देखने के लिए नहीं। वैसे कितनों के याद करोगे अगर आपको याद भी करने हैं, जैसे बल का आ गया। अब मैं दे दूँ आपको लगभग, वैसे अपने फिजिक्स में लगभग 50-60 है क्वांटिटीज़, उनके अलग अलग सूत्र हैं, तो कितनों के याद रखोगे आप। तो सूत्र 1, 2, 3 सूत्र याद रखो, फिर जैसे जैसे अपनी किताब चलेगी वैसे वैसे आपको सूत्र घटा दिए जाऊंगा, अपने आप ही घट जाएंगे। घटेंगे क्या, वो समझ लोगे आप, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो, अब आ गया अपना किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना। जैसे एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलो, या सीजीएस को एमकेएस में, या एमकेएस को एफपीएस में बदलो, या एफपीएस को सीजीएस में बदलो। तो मतलब ये जो 3 मात्रक होते हैं अपने, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस।
इनको आपस में इंटरचेंज करना ही इस पद्धति का काम है। तो देखो इसको कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि के परिमाण को तथा मात्रा को एक दूसरे के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो ये देखो, माना कोई भौतिक राशि ए है जिसका प्रथम व द्वितीय मात्रक पद्धति में n1 तथा n2 है, यानी कि पहले मात्रक जैसे MKS पद्धति में मान लिया कि कोई भी n1 मात्रक है और n2 पद्धति में उसका कोई CGS पद्धति में उसका n2 मात्रक है, परिमाण है सॉरी। तो मात्रक जैसे U1 हो गया और U2 हो गया। अब चूंकि दोनों पद्धति अलग अलग है तो उनके मात्रक भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो तब इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा कि A = n1 गुणा U1, n1 गुणा U1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यह फिर से वो A1 क्यों? क्योंकि जैसे बल है, बल का MKS में न्यूटन होता है, ठीक है, और CGS में डाइन होता है। तो लेकिन है तो बल का ही ना भाई, पिता तो उनका बल ही है। तो ये इनका फादर हो गया, ठीक है, फादर तो सेम है लेकिन इसके बेटे अलग अलग है। तो n2 गुणा U2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना की, ये दोनों इक्वल है तो दोनों भी इक्वल होंगे, हो गए। अब देखो, यदि भौतिक राशि की विमाएँ, एक की विमाएँ ABC हो, ठीक है, तो प्रथम व द्वितीय मात्रक में उसका V में सूत्र क्या हो जाएगा? U1 क्या हो गया? m1 की पावर A, क्योंकि इन दोनों में एक इसकी विमा तो यही होगी। तो ये m1 L1 T1 इसकी सेम विमा, इसकी m2 L2 T2 इसकी भी विमा ऊपर से मैंने घात इसकी सेम है। अब देखो आगे क्या करना है। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। यहाँ पे U1 है, ठीक है, ये देखो U1 है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, माफ़ करना। तो इन U1 की वैल्यू यहाँ रखी, U2 की वैल्यू यहाँ पे रखे, तो आगे क्या होगा? आगे हो जाएगा U1 तथा U2 का मान समीकरण 3 में रखा। तो n1 ये U1 की वैल्यू है, ये U2 की वैल्यू है। तो अब ये n1 यहाँ पे n1 गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो n2 क्या हुआ अपने पास? ये समीकरण आ गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले वाली पद्धति में जो मात्रक था उसका ये हो जाएगा, दूसरे वाली में ये हो जाएगा। पहले वाली में लेंथ ये थी, दूसरी वाली में लेंथ ये है। पहले वाली में लेंथ ये है, दूसरी जैसे MKS पद्धति में लेंथ होती है मीटर में, उसमें होती है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इसी पे बेस करेंगे। ये एक एग्जांपल तभी लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरल रेखा में गति। लेकिन उसके पहले एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वो वीडियो इसीलिए है कि जैसे मैथमेटिकल जो क्वांटिटीज़ होती है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स का एक वीडियो आएगा जिसमें आपको महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र, लोगरिथम, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपकी पूरी 11th और 12th की बुक में काम आने वाले हैं, डेरिवेशंस में काम आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, वो सभी आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उसको याद करना ही है, ठीक है। देखो इसका क्या कहना है कि बल का MKS पद्धति में मान 1 न्यूटन है, तो विमीय विधि में CGS, विमीय विधि से CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? हमें पता है कि बल का MKS पद्धति, MKS, और ये हो जाएगा इधर CGS, ठीक है। MKS पद्धति में M को क्या लिखते हैं अपन? मीटर, ये हो गया kg, और ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, और ये अपना वही सेकंड, ठीक है। अब देखो बल का MKS पद्धति में 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन है मतलब जो अपना फोर्स अपन को गिवन क्या है? 1 न्यूटन किस में है? MKS सिस्टम, ठीक है। इसमें अपन को MKS दे रखा है, यानी कि n2 की वैल्यू अपने पास नहीं है। ये हो गया अपनी n1 की वैल्यू, ठीक है। ये क्या अपनी n1 की वैल्यू है। अब क्या करना है? अब करना है अपन को वही सा सीधा सा हिसाब है, सूत्र में वैल्यू पुटअप करनी है। इसमें n2 अपने पास नहीं है, n1 क्या है? 1 गुणा। अब MKS पद्धति में पहली वाली पद्धति m1 में क्या क्या होता है? मीटर, m2 यानी CGS में बदलना है, CGS में बदलना है। तो m2 क्या हो गया अपना? यहाँ से
सेंटीमीटर घात। अब देखो v में सूत्र क्या होता है बल का, v में सूत्र m1 L1 T माइनस 2, क्योंकि चाहे CGS में लो या MKS में लो ये वैल्यू सेम रहेगी, बल्कि विमाएँ सेम रहेगी। तो इसकी घात a हो गई, क्योंकि ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई, माइनस में 2 है ना, ठीक है। और अब देखो लेंथ यहाँ से L1 है, L1 को आप kg के अंदर लो, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको ये अपना क्या था m मीटर, इसको लेंथ में ये लेंथ ले लिया अपन ने, ये लेंथ हो गया, ठीक है ठीक है। चलो इसको दोबारा से कभी लेते हैं ना यार, ये n2 1 गुणा लेंथ क्या थी, ये मास है, अब इस टाइम मास, यहाँ पे मास क्या इसमें kg में, ये kg में हो गया और ये ग्राम में हो गया। अब यहाँ पे m की घात कितनी है 1, यहाँ पे अब देखो लेंथ क्या है मीटर में और यहाँ पे है सेंटीमीटर में, घात कितनी है 1, टाइम इसमें क्या है सेकंड में, इसमें भी सेकंड में, और घात कितनी है अपने पास -2, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट। अब हम जानते हैं कि एक, अब या तो इन दोनों को भी इनको सेम उसी क्वांटिटी में बदलना है, जैसे हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब एक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख दूँ, लिख दिया 1 kg को इसको इसके इक्वल लिख दिया, घात हो गई अपनी 1, इसको मीटर को मैं लिख दूँ 100 सेमी, ये 1 सेमी, घात हो गई 1, ये दोनों कट गए 1 हो जाएगा। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी लो 1 ही रहेगी, और ये सेमी से सेमी कट गया, ये ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये n2 1 से इसको गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा n2, तो ये हो गया आपका 10 की घात 5। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि 10 की घात 5 डाइन, वो भूत वाली डाइन नहीं है, ये क्वांटिटी होती है CGS पद्धति में आपको 1 न्यूटन। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि ये अपने CGS के अंदर इसका मात्रक होता है 10 की घात 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की घात 5 डाइन, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये है, हो गया आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, विमा सूत्र हो गया, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, मात्रक और विमाएं समाप्त हो गई है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वो जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, एक तो सार्थक अंक में और पूर्णांकित करने वाले, उनकी आंसर्स मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ तक वो सार्थक हो रहा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको जल्द ही मिलती जाएगी। नया चैप्टर स्टार्ट होगा सरल रेखा में गति, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।